हेलो एवरीवन, आज मैं लेके आई हूँ हमारे पास एक न्यू टॉपिक गैसियस सिग्नलिंग। गैसियस सिग्नलिंग इट मीन्स एनो सिग्नलिंग। एनो सिग्नलिंग CSIR नेट हो गया, गेट हो गया या MSc BSc की एंट्रेंस एग्जाम हो गई, पूछे जाने वाला इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सेल सिग्नलिंग बहुत वेटेज कवर करता है, ओवरऑल सिग्नलिंग टॉपिक ही बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी का एक पार्ट है आपका गैसियस सिग्नलिंग या एनो सिग्नलिंग। अब गैसियस सिग्नलिंग होती कैसे है, क्या इंपॉर्टेंस रोल है, क्यों हम गैसियस सिग्नलिंग स्टडी कर रहे हैं, सबसे पहले किसने स्टडी किया और इसके बेसिक फंक्शंस क्या क्या हो सकते हैं और इसका मैकेनिज्म या पाथवे कैसे चलेगा, वो सब हम आज डिटेल में स्टडी करेंगे स्टेप बाय स्टेप। जहाँ भी आपको डाउट हो आप कमेंट करके बिल्कुल मुझे बता सकते हैं। जिस भी पॉइंट्स पे आपको दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एनो सिग्नलिंग या गैसियस सिग्नलिंग। एनो सिग्नलिंग, नाइट्रिक ऑक्साइड सिग्नलिंग। नाइट्रिक ऑक्साइड क्या है? एक टाइप की गैस है। गैस मतलब ट्रांजिएंट मॉलिक्यूल है। नाइट्रिक ऑक्साइड को हम कैसे लिखते हैं? एंड डबल बॉन्ड O और एक पार्शियल इलेक्ट्रॉन शेयरिंग। नाइट्रिक ऑक्साइड एक टाइप की गैस है, ट्रांजिएंट मॉलिक्यूल है जिसकी हाफ लाइफ बहुत ही कम होती है। कह सकते हैं कुछ सेकंड ही इसकी हाफ लाइफ होती है। उसी सेकंड में यदि इससे रिलेटेड एंजाइम एक्टिवेट हो गया तो प्रोसेस फॉलो हो जाएगी, आगे बढ़ जाएगी। यदि उससे रिलेटेड एंजाइम एक्टिवेट नहीं हुआ तो वो प्रोसेस वहीं पे स्टॉप हो जाएगी। अब नाइट्रिक ऑक्साइड के बेसिक रोल्स क्या क्या है, कहाँ पे इंपॉर्टेंस रोल प्ले करती है, हमने देखा केवल सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल जो है वो है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में। आपके फिजियोलॉजिकल प्रोसेस के कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम्स में नाइट्रिक ऑक्साइड एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कैसे नाइट्रिक ऑक्साइड एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है? सबसे पहले 1998 में बेसिकली 3 साइंटिस्ट थे आपके, रॉबर्ट फुगॉट, लुइस एर्नार्ड और फेरिड मुराद। ये 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसमें ये पता लगाया कि नाइट्रिक ऑक्साइड एज ए सिग्नल वर्क करता है इन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में, जिसके लिए इन तीनों साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज भी दिया गया। फेरिड मुराद ने सबसे पहले क्या किया, इन्होंने कल्चर मीडिया लिया। कोई भी एक्सपेरिमेंट होता है सबसे पहले इन विट्रो परफॉर्म होता है, डायरेक्टली आपकी बॉडी में परफॉर्म ना होते हुए उसे कैसे परफॉर्म किया जाता है, लेबोरेटरी में परफॉर्म किया जाता है या इन विट्रो परफॉर्म किया जाता है। मुराद ने भी ऐसा ही किया। उन्होंने एक कल्चर प्लेट ली, उस कल्चर प्लेट में स्मूथ मसल सेल्स का मीडिया लिया और उन्होंने क्या किया, किसी भी नाइट्रोजन ड्रग को इसमें इंजेक्ट कराया। कोई भी नाइट्रोजन ड्रग को इसमें इंजेक्ट कराया और उन्होंने देखा कि इस कल्चर मीडिया में वेसोडाइलेशन हो रहा है या इसका डायमीटर इंक्रीज हो रहा है। हाउ इज इट पॉसिबल? कैसे पॉसिबल है ये? जब उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को वापस से एक बार और परफॉर्म किया, उन्होंने देखा कि कोई भी स्मूथ मसल्स से, उन्होंने इनडायरेक्टली भी इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया। उन्होंने देखा कि यदि ये क्या है, स्मूथ मसल सेल्स है, यदि स्मूथ मसल सेल्स में एसिटाइल कोलिन को उन्होंने क्या किया, डायरेक्ट इंजेक्ट किया। किसको? एसिटाइल कोलिन को। मैं एसिटाइल कोलिन को ACH के फॉर्म में लिखूंगी, जहां भी ACH लिखा है समझ जाइए एसिटाइल कोलिन है। उन्होंने देखा कि यदि डायरेक्ट स्मूथ मसल सेल्स में एसिटाइल कोलिन को इंजेक्ट कर रहे हैं तो वो क्या रिस्पॉन्स शो कर रही है? कॉन्ट्रैक्शन शो कर रही है। बट यदि यही स्मूथ मसल सेल्स के सराउंडिंग में जो ब्लड वेसल्स हैं, ये क्या है आपकी बेसिकली ब्लड वेसल्स, यदि इस ब्लड वेसल्स में उन्होंने क्या किया, एसिटाइल कोलिन को इंजेक्ट किया। किस में इंजेक्ट किया? ब्लड वेसल्स में। स्मूथ मसल सेल्स के नियरेस्ट ब्लड वेसल्स में उन्होंने जब एसिटाइल कोलिन को इंजेक्ट किया तो उन्होंने देखा कि इस केस में स्मूथ मसल सेल्स में कॉन्ट्रैक्शन ना होते हुए वो स्मूथ मसल सेल्स क्या शो कर रही है? रिलैक्सेशन। अब यही शो करते हुए मुराद और अदर साइंटिस्ट ने देखा कि हाउ इज इट पॉसिबल, ऐसा कैसे हो सकता है कि वही एसिटाइल कोलिन यदि डायरेक्ट सेल में इंजेक्ट हो रहा है तो वो कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और वही एसिटाइल कोलिन यदि ब्लड वेसल्स में इंजेक्ट हो रहा है तो वो उसी स्मूथ मसल सेल्स का रिलैक्सेशन कर रहा है। मतलब इंटरनली कोई सेकेंडरी मैसेंजर जरूर होगा, कोई सेकेंडरी सिग्नलिंग मॉलिक्यूल जरूर होगा जो इसका रिलैक्सेशन करा रहा है, और वो सेकेंडरी सिग्नलिंग मॉलिक्यूल था आपका नाइट्रोजन कंपाउंड, मतलब नाइट्रिक ऑक्साइड।
अब कैसे पॉसिबल है कि नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज हो, किस मैकेनिज्म के थ्रू नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज होगा, कैसे वो स्मूथ मसल सेल्स में रिलैक्सेशन कराएगा, किस एंजाइम को एक्टिवेट करेगा, किसको वो सप्रेस करेगा जिससे स्मूथ मसल सेल्स का रिलैक्सेशन हो। ठीक है, तो यही मैकेनिज्म हम स्टडी करने वाले हैं। तो कैसे, किस किस सेल में? सबसे पहले हाई ब्लड प्रेशर की कंडीशन में यदि आप देखते हैं ब्लड फ्लो हो रहा है, ब्लड फ्लो हो रहा है इट मीन्स आपके हार्ट से ब्लड पंप होके आर्टरीज या वेसल्स में जा रहा है, आपके ब्लड वेसल्स में। ब्लड फ्लो कहाँ से होगा? सबसे पहले आपके हार्ट जो में होता है, वेंट्रिकल्स हो गया आपके, वो हार्ट पंप करते हैं, वही हार्ट कहाँ पे फ्लो होता है? ब्लड वेसल्स के थ्रू आपके फुल ओवरऑल बॉडी में फ्लो होता है। यदि ब्लड वेसल्स का डायमीटर कम है, इट मीन्स डायमीटर कम होना मतलब सपोज पहले ब्लड इतने डायमीटर में से फ्लो हो रहा था, अब ब्लड वेसल्स का डायमीटर हो गया इतना, सेम वॉल्यूम का ब्लड, सेम वॉल्यूम का ब्लड जो हार्ट से पंप हो रहा है, पहले इस डायमीटर में से फ्लो हो रहा था ब्लड वेसल्स के, नेक्स्ट टाइम वो इस डायमीटर में से फ्लो ना होते हुए इस डायमीटर में से फ्लो हो रहा है, तब इस कंडीशन में क्या होगा? इस कंडीशन में डेफिनेटली यदि सेम वॉल्यूम का ब्लड कम डायमीटर वाली वेसल्स में से फ्लो हो रहा है तो वो उस वेसल्स की वॉल पे प्रेशर जनरेट करेगा। किस पे जनरेट करेगा? इस वेसल्स की वॉल पे प्रेशर जनरेट करेगा, और इसी को कहा जाता है आपका हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर जनरेट हुआ। हाई ब्लड प्रेशर की कंडीशन में आप पेशेंट को क्या देते हैं? जनरली नाइट्रोजन कंपाउंड से रिलेटेड ड्रग दी जाती है। क्यों? क्योंकि वही नाइट्रोजन कंपाउंड यदि डायरेक्ट नाइट्रिक ऑक्साइड को आप इंजेक्ट कर दोगे ब्लड वेसल्स के थ्रू, तो वो उस ब्लड वेसल्स का क्या करा देती है? रिलैक्सेशन करा देती है। उसका डायमीटर क्या कर देगी? वापस इंक्रीज कर देगी, ताकि ब्लड का वॉल्यूम, ब्लड का जो प्रेशर इसकी वॉल पे पड़ रहा है, वो उस प्रेशर ना पड़ते हुए नॉर्मल या रेगुलेट हो जाए। यही करना था हमको, रेगुलेट करना था। तो ये हमारी बॉडी में ऐसी कौन सी, जहाँ तक है हम सभी जानते हैं कि हमारा सिस्टम ऐसा है कि वो पहले खुद ही रेगुलेट करने की कोशिश करता है। यदि खुद पॉसिबल ना हो तब उसे एक्सटर्नली कोई भी ड्रग्स दी जाती है। पहले हमारा फाइटर सिस्टम, हमारा इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग है कि वो खुद ही फाइट करने की कोशिश करता है कि जितनी भी बीमारी हो उससे खुद लड़ ले। एट द एंड जब हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, हमारी कैपेसिटी नहीं होती, तब उसे एक्सटर्नली कोई भी ड्रग्स दी जाती है। ठीक है, तो कैसे किसी सेल की सिग्नलिंग में सबसे पहले क्या रिलीज होगा, कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगा, कैसे बाइंड होगा और कैसे सिग्नलिंग पाथवे चलेगा, वो स्टार्ट करते हैं। लेट वी स्टार्ट। चलिए, अब सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले हमने ब्लड वेसल्स देखी, तो हमें ब्लड वेसल्स का नॉर्मल स्ट्रक्चर भी पता होना चाहिए कि ब्लड वेसल्स में होता क्या क्या है। ब्लड वेसल्स ल्यूमन वाला पार्ट होगा जिसमें से ब्लड फ्लो होगा, एक आउटर लेयर होगी या कह सकते हैं इनर मोस्ट लेयर। ल्यूमन के बाहर है इसलिए आउटर, लेकिन ब्लड वेसल्स के इनर मोस्ट लेयर। ये वाला पार्ट क्या होगा? इसका ल्यूमन वाला पार्ट होगा। ये पार्ट कहलाएगा ट्यूनिका इंटरना। इसके आउटर में एक पार्ट होगा ट्यूनिका इंटरना के बाहर, जिसे कहा जाएगा ट्यूनिका मीडिया। ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा आपका? बेसिकली ट्यूनिका मीडिया, टीएम, ट्यूनिका मीडिया। और आउटर मोस्ट पार्ट जो सबसे बाहर की लेयर होगी वो कहलाएगी ट्यूनिका एक्सटर्ना। नाम से ही समझ में आ रहा है, इंटरना इट मीन्स इनर मोस्ट, मीडिया इट मीन्स मिडिल में, और एक्सटर्ना मतलब आउटर मोस्ट। ट्यूनिका एक्सटर्ना इट मीन्स सबसे बाहर की लेयर, ट्यूनिका एक्सटर्ना। इसे ट्यूनिका एडवेंशिया भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? ट्यूनिका एडवेंशिया। अब कैसे ब्लड फ्लो हो रहा है इस ल्यूमन वाले पार्ट में, ठीक है, लेकिन इसको रेगुलेट करने का काम कौन करेगी? ट्यूनिका इंटरना, मीडिया और एक्सटर्ना। इन तीनों के पास कोई ना कोई सेल्स होगी। ट्यूनिका इंटरना बनी होती है एपिथेलियल सेल से। किससे मिलकर बनी होगी? बेसिकली एपिथेलियल सेल से। कौन? ट्यूनिका इंटरना वाला पार्ट। ये किससे मिलकर बना होगा? एपिथेलियल सेल से। ये एपिथेलियल सेल से मिलकर बना होगा। ट्यूनिका मीडिया वाला पार्ट किससे मिलकर बना होगा? आपके स्मूथ मसल सेल से। स्मूथ मसल सेल से मिलकर बना है। अब कैसे पाथवे चलेगा एपिथेलियल और स्मूथ मसल सेल्स में, क्योंकि यही इसको ब्लड ल्यूमन वाले पार्ट को कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकती है, ल्यूमन वाले पार्ट को रिलैक्स भी कर सकती है। सेल्स फोकस करेगी, प्रेशर डालेगी तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, सेल रिलैक्स होगी तो रिलैक्सेशन वाली कंडीशन में हो जाएगी। हाइपरटेंशन वाली कंडीशन इट मीन्स यदि कम वॉल्यूम का ब्लड आपके में उसी यदि सेम वॉल्यूम का ब्लड अगर यदि फ्लो हो रहा है ल्यूमन वाले पार्ट से, तो वो वर्ड
ब्लड वेसल्स की वॉल पे क्या जनरेट करेगा, प्रेशर जनरेट करेगा। मतलब आपको कहीं ना कहीं ब्लड वेसल्स की वॉल को क्या करना है, रिलैक्स करना है, ताकि ल्यूमन का वॉल्यूम या ल्यूमन का डायमीटर एज इट इज रहे, ताकि प्रेशर कम से कम जनरेट हो। तो पाथवे किस किस के बीच में चलेगा, एपिथेलियल सेल और स्मूथ मसल सेल्स के बीच में, एपिथेलियल सेल्स और स्मूथ मसल सेल्स के बीच में। ओवरव्यू समझ में आया कि बेसिकली इसका डायग्राम के थ्रू कि क्या है मैकेनिज्म, एनो सिग्नलिंग पढ़ क्यों रहे हैं, इसकी बेसिक मैकेनिज्म क्या होगी। अभी पूरे सिग्नलिंग पाथवे डिटेल में अब हम स्टार्ट करते हैं कि मैकेनिज्म का बेसिक सिग्नलिंग पाथवे होगा क्या। 2 टाइप की सेल्स होगी आपकी बेसिकली, एपिथेलियल सेल, ये क्या है आपकी एपिथेलियल सेल, और सेकंड होगी स्मूथ मसल सेल्स। नियरेस्ट ही को होगी इसकी स्मूथ मसल सेल्स होगी, ये क्या है आपकी एपिथेलियल सेल, एपिथेलियल सेल, और ये क्या है आपकी स्मूथ मसल सेल्स, स्मूथ मसल सेल्स। अब पाथवे चलेगा कैसे, जीपीसीआर के प्रोसेस में हमने देखा कि जीपीसीआर एक ऐसा रिसेप्टर है जो सेल की यूकैरियोट्स में बेसिकली ज़्यादातर सेल की सरफेस पे पाया जाने वाला रिसेप्टर सर्पेंटाइन रिसेप्टर होगा। सर्पेंटाइन रिसेप्टर इसमें 7 ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन होंगे, ये 7 ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन है। कौन सा रिसेप्टर है, जीपीसीआर। यदि जीपीसीआर की सेल की सरफेस पे कोई रिसेप्टर या कोई सिग्नल आके बाइंड नहीं है तो ये किस कंडीशन में रहेगा, इनएक्टिव, मतलब जीडीपी के फॉर्म में रहेगा, अल्फा बीटा गामा हेट्रोट्राइमेरिक फॉर्म में रहेगा, और किससे एसोसिएट रहेगा, जीडीपी से। जैसे ही हाइपरटेंशन की कंडीशन हुई, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हुए, न्यूरोट्रांसमीटर मतलब एसिटाइल कोलिन सबसे पहले इससे आके बाइंड करेगा। कौन सा सिग्नल आके बाइंड करेगा इससे, एसिटाइल कोलिन, ACH, ध्यान रखिए ACH मीन्स एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन आके बाइंड किया, अब एसिटाइल कोलिन करेगा क्या, जैसे ही सिग्नल आके बाइंड करेगा, जीपीसीआर की बेसिक पाथवे जो हम लास्ट टाइम स्टडी कर चुके हैं, क्या होगा, सबसे पहले जीडीपी रिप्लेस हो जाएगा जीटीपी से। जीडीपी किससे रिप्लेस हो जाएगा, जीटीपी से रिप्लेस हो जाएगा, और इसका हेट्रोट्राइमेरिक फॉर्म कन्वर्ट हो जाएगा, हेट्रो किस फॉर्म में डिसोसिएट हो जाएगा, ये अल्फा जीटीपी के फॉर्म में ये इससे डिसोसिएट हो जाएगा, और इसकी बीटा गामा सब यूनिट मेम्ब्रेन बाउंड रह जाएगी। ठीक है, जीपीसीआर कैसे एक्टिवेट हुआ, एसिटाइल कोलिन आके बाइंड हुआ रिसेप्टर से, अल्फा जीटीपी के फॉर्म में वो डिसोसिएट हुआ, बीटा गामा सब यूनिट मेम्ब्रेन बाउंड एज इट इज रह गई। अब बीटा गामा सब यूनिट दूसरे पाथवे में फॉलो करेगी जो हम पढ़ चुके हैं, बार्क का पाथवे। ठीक है, अल्फा जीटीपी क्या करेगा, अल्फा जीटीपी मेम्ब्रेन बाउंड एंजाइम PLC फॉस्फोलाइपेज C को एक्टिवेट करेगा। किसको एक्टिवेट करेगा, PLC एंजाइम को, फॉस्फोलाइपेज C को एक्टिवेट करेगा। फॉस्फोलाइपेज C ये लाइपेज है, इट मीन्स लिपिड का ब्रेकडाउन करेगा, लिपिड को तोड़ेगा। अब कैसे, ये जो लाइपेज एक्टिवेट हुआ है, अब ये क्या करेगा, मेम्ब्रेन बाउंड लिपिड PIP2, कौन सा, ये मेम्ब्रेन से अटैच है, PIP2। ठीक है, PIP2 फॉस्फो आइनोसिटोल 4,5 बिसफॉस्फेट। PIP2 को ये इस लिपिड को 2 भागों में तोड़ देगा, IP3 और डैग। ये आप मेरे लास्ट वीडियो में डिटेल में स्टडी कर सकते हैं कि क्या होगा IP3 और डैग पाथवे। IP3 और डैग में तोड़ा, IP3 वाटर सॉल्युबल होगा तो कहाँ आ जाएगा, बेसिकली सेल के साइटोप्लाज्म में। IP3 मतलब आइनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट। क्या होगा IP3 का मतलब, आइनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट। IP3 मूव कर जाएगा सेल के साइटोप्लाज्म में, ये साइटोप्लाज्म वाला पार्ट, एपिथेलियल सेल का क्या है, ये साइटोप्लाज्म वाला। IP3 मूव किया सेल के साइटोप्लाज्म में, सेल के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट ER, जिसके पास क्या थे, IP3 गेटेड कैल्शियम आयन चैनल, जो IP3 के आने पर ही ओपन होते हैं, IP3 गेटेड कैल्शियम आयन चैनल। ये IP3 गेटेड क्या है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जहाँ पे क्या स्टोर्ड रहता है, कैल्शियम आयन। जैसे ही IP3 आया, यहाँ IP3 गेटेड कैल्शियम आयन चैनल ओपन हुए, ये ओपन हो गए चैनल, और कैल्शियम आयन कहाँ रिलीज हो गया, सेल के साइटोप्लाज्म में। ज़्यादा से ज़्यादा कैल्शियम आयन कहाँ आ गया, सब सेल के साइटोप्लाज्म वाले पार्ट में आ गया। कैल्शियम आयन जैसे ही सेल के साइटोप्लाज्म में आया, कैल्शियम आयन साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट कैलमोड्यूलिन से बाइंड करेगा। किससे बाइंड कर जाएगा, कैलमोड्यूलिन, कैल्शियम मॉड्यूलेटेड प्रोटीन। कैलमोड्यूलिन से बाइंड किया,
कैलमोड्यूलिन केवल एक सिंगल कैल्शियम आयन के आने से एक्टिवेट नहीं होती है। कैलमोड्यूलिन के लिए जरूरी है कि 4 कैल्शियम आयन उसकी एक्टिव साइट पे बाइंड हो। कितने कैल्शियम आयन? 4 कैल्शियम आयन। कैलमोड्यूलिन की जब चारों एक्टिव साइट पे 4 कैल्शियम आयन बाइंड हो जाएंगे तो ये एक्टिवेट हो जाएगा। जैसे ही कैल्शियम कैलमोड्यूलिन कॉम्प्लेक्स बना, वो फर्दर किसको एक्टिवेट करेंगे? कैम काइनेज को। काइनेज है, इट मीन्स हम समझ गए अब फॉस्फोराइलेशन होगा। कैम काइनेज को एक्टिवेट किया, कैम काइनेज के थ्रू क्या होगा? फॉस्फोराइलेशन होगा। कैम काइनेज जैसे ही एक्टिवेट होगा वो फर्दर किसको एक्टिवेट कराएंगे? मेन एंजाइम नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेज, NOS। एक बात और ध्यान रखिएगा, क्योंकि हम एपिथेलियल, ऐसा नहीं कि NO सिग्नलिंग केवल यही होगी, ये हम एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पाथवे पढ़ रहे हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में। एपिथेलियल सेल में जो NOS प्रेजेंट होता है उसे ENOS कहा जाता है, एपिथेलियल नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेज NOS। क्या कहा जाएगा उसे? ENOS। यदि यही NOS इम्यून सेल्स में प्रेजेंट होगा तो उसे INOS कहा जाएगा, इम्यूनल सेल नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेज। क्योंकि यहाँ किस में? एपिथेलियल सेल में प्रेजेंट है, तो इसको क्या कहा जाएगा? ENOS। कैम काइनेज ने किसको एक्टिवेट किया? नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेज एंजाइम को एक्टिवेट किया। एक बार यदि सिंथेज एंजाइम एक्टिवेट हो गया है तो नाम से ही समझ में आ रहा है वो नाइट्रिक ऑक्साइड को प्रोड्यूस कराएगा। बट कैसे? कैसे पॉसिबल है कि नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेज के एक्टिवेट होने पे नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस हो? NOS क्या करेगा? आप में प्रेजेंट आर्जिनिन अमीनो एसिड को, कौन सा अमीनो एसिड को? आर्जिनिन अमीनो एसिड को कन्वर्ट कर देगा L-सिट्रुलिन में। किस में चेंज करेगा? L-सिट्रुलिन में। और इस प्रोसेस में क्या रिलीज होगी? NO गैस, नाइट्रिक ऑक्साइड गैस रिलीज होगी। नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेज एंजाइम बेसिकली ऑक्सीडेशन कराता है आर्जिनिन का। क्या कराता है? ऑक्सीडेशन, जिसमें क्या कन्वर्ट हो जाता है वो? L-सिट्रुलिन, L-आर्जिनिन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? L का मतलब हम प्रोटीन जब पढ़ेंगे तब स्टडी करेंगे डिटेल में। L फॉर्म और D फॉर्म क्या होते हैं? लीवो रोटेटरी और टेक्सटो रोटेटरी। L-सिट्रुलिन, L-आर्जिनिन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? बेसिकली ऑक्सीडेशन के बाद L-सिट्रुलिन में कन्वर्ट हो गया। जैसे ही L-सिट्रुलिन का फॉर्मेशन होगा ऑक्सीडेशन में, नाइट्रिक ऑक्साइड गैस रिलीज हो जाएगी। इसे ही तो हमें रिलीज करना था, यही तो इस पाथवे में देखा होगा आपने एसिटाइल कोलिन के आने पर कैसे नाइट्रिक ऑक्साइड गैस रिलीज हुई। अब ये नाइट्रिक ऑक्साइड गैस यहाँ से रिलीज तो हो गई है, क्या हुआ? अब नाइट्रिक ऑक्साइड गैस रिलीज हो गई। ट्रांजिएंट मॉलिक्यूल है, एक फ्री रेडिकल है, गैसियस मॉलिक्यूल है जिसकी हाफ लाइफ बहुत ही कम होती है। हाफ लाइफ कम होना मतलब नाइट्रिक ऑक्साइड की हाफ लाइफ विदिन अ सेकंड होती है। यदि उस सेकंड में उसको उसका टारगेट मॉलिक्यूल नहीं मिला तो वो डिसअपियर हो जाएगी। नाइट्रिक ऑक्साइड जैसे ही प्रोड्यूस हुई, क्योंकि यहाँ पे कंसंट्रेशन बढ़ गया है, प्रेशर जनरेट हो गया है, तो ये डिफ्यूज होकर नियरेस्ट सेल्स में चली जाएगी। नियरेस्ट सेल्स मतलब स्मूथ मसल सेल्स में। नाइट्रिक ऑक्साइड कहाँ गई? स्मूथ मसल सेल्स में। कैसे? डिफ्यूजन के थ्रू। डिफ्यूजन क्यों हुआ? हाई प्रेशर से लो प्रेशर मूव करेगी, सही, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन गैस मूव कर गई कहाँ पे? स्मूथ मसल सेल्स में। जैसे ही नाइट्रिक ऑक्साइड स्मूथ मसल सेल्स में मूव करती है, स्मूथ मसल सेल्स में एक एंजाइम प्रेजेंट होता है ग्वानिलिल साइक्लेज या ग्वानाइलाइड साइक्लेज कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? साइक्लेज एंजाइम प्रेजेंट होता है, GC, ग्वानिलिल साइक्लेज या ग्वानाइलाइड साइक्लेज एंजाइम प्रेजेंट होता है। अब ये ग्वानाइलाइड साइक्लेज किसके आने पे एक्टिवेट होगा? इसमें एक हिम ग्रुप प्रेजेंट होता है, जैसे हमने हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन के स्ट्रक्चर देखते हैं, सेम एज इट इज इसके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। ये भी क्या होती है? हेट्रोडाइमेरिक प्रोटीन होती है। कैसे होती है? हेट्रोडाइमेरिक प्रोटीन होती है, डिफरेंट सब यूनिट से मिलकर बनी होती है। इसकी सब यूनिट में एक हिम ग्रुप प्रेजेंट होता है। हिम ग्रुप प्रेजेंट होने के कारण जैसे ही नाइट्रिक ऑक्साइड आती है, नाइट्रिक ऑक्साइड उसके हिम ग्रुप से बाइंड करता है और ग्वानाइलाइड साइक्लेज को एक्टिवेट करा देता है। ग्वानिलिल साइक्लेज एक्टिवेट हो गया। एक बार यदि GC एक्टिवेट हो गया तो GC का फंक्शन होता है GTP, ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट को कन्वर्ट कर देना ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट में। GTP को किस में कन्वर्ट कर देगा? साइक्लिक GMP में कन्वर्ट कर देगा। जैसे ही GTP साइक्लिक GMP में कन्वर्ट हुआ, साइक्लिक GMP भी एज अ सेकेंडरी मैसेंजर वर्क करेगा। कैसे वर्क करेगा? एज अ सेकेंडरी मैसेंजर। जैसे हमने GPCR के पाथवे में देखा था साइक्लिक AMP, वैसे ही साइक्लिक GMP भी क्या करेगा? एज अ सेकेंडरी मैसेंजर वर्क करेगा। ये भी सेकेंडरी मैसेंजर वर्क कर रहा है।
जैसे ही सेकेंडरी मैसेंजर वर्क करेगा ये फर्दर किसको एक्टिवेट कराएगा, साइक्लिक एएमपी के केस में याद हो तो उसने प्रोटीन काइनेज ए को एक्टिवेट कराया था, बट साइक्लिक जीएमपी के केस में ये एक्टिवेट कराएगा प्रोटीन काइनेज जी को। किसको एक्टिवेट कराएगा, प्रोटीन काइनेज जी को। नेक्स्ट स्टेप में किसको एक्टिवेट करा रहा है, पीकेजी को, प्रोटीन काइनेज जी को। जैसे ही प्रोटीन काइनेज जी एक्टिवेट होगा, मेन रोल मेन फंक्शन ही प्रोटीन काइनेज जी का है, काइनेज एंजाइम है, इट मीन्स फॉस्फोराइलेशन कराएगा। किसका फॉस्फोराइलेशन करेगा, ये एक टाइप का सेरिन थ्रियोनिन काइनेज एंजाइम है। सेरिन थ्रियोनिन काइनेज एंजाइम मतलब उस टारगेट सेल का फॉस्फोराइलेशन या उस टारगेट प्रोटीन का फॉस्फोराइलेशन कराएगा, या उसके जिसके में सेरिन थ्रियोनिन हो और जिसके सेरिन थ्रियोनिन रेसिड्यू पे ही ये फॉस्फोराइलेट कराए। ठीक है, तो प्रोटीन काइनेज जी क्या है, सेरिन थ्रियोनिन काइनेज एंजाइम। सेरिन थ्रियोनिन का फॉस्फोराइलेशन कर दिया। पीकेजी के बेसिकली बहुत डिफरेंट फंक्शंस हो सकते हैं, जरूरी नहीं। पीकेजी की क्या क्या फंक्शंस हो सकते हैं, पीकेजी सेल डिवीजन में रोल प्ले करता है। प्रोटीन काइनेज जी किस में रोल प्ले करेगा, सेल डिवीजन में रोल प्ले करेगा। न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस में रोल प्ले करेगा, न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस में, न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस कैसे होगी उसमें रोल प्ले करेगा बेसिकली पीकेजी। नेक्स्ट स्पर्म की मेटाबॉलिज्म में भी पीकेजी रोल प्ले करता है, स्पर्म मेटाबॉलिज्म में भी पीकेजी का रोल है। और मेन जो हम अभी पढ़ ही रहे हैं, स्मूथ मसल सेल्स रिलैक्सेशन, स्मूथ मसल सेल्स का रिलैक्सेशन कराने में भी ये रोल प्ले करेगा। ठीक है, तो पीकेजी के बेसिकली डिफरेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है, सेल डिवीजन में, न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस में, स्पर्म मेटाबॉलिज्म में और स्मूथ मसल सेल्स के रिलैक्सेशन में। अब पीकेजी कैसे स्मूथ मसल सेल्स का रिलैक्सेशन कराएगा, देखिए पीकेजी जो होता है क्या होता है, प्रोटीन काइनेज जी। पीकेजी क्या करता है, एमएलसीपी मायोसिन लाइट चेन फॉस्फेटेज, कौन सा एंजाइम है ये, बेसिकली मायोसिन लाइट चेन फॉस्फेटेज एंजाइम का क्या करवा देगा, फॉस्फोराइलेशन, क्योंकि प्रोटीन काइनेज है फॉस्फोराइलेशन ही कराना है। मायोसिन लाइट चेन बेसिकली लाइट चेन फॉस्फेटेज एंजाइम एमएलसी का जब वो फॉस्फोराइलेशन करा देगा तो ये इसको एक्टिवेट करा देगा, और फॉस्फेटेज यदि एक्टिवेट हो गया है तो वो डीफॉस्फोराइलेशन कराएगा लाइट चेन ऑफ मायोसिन, मायोसिन की लाइट चेन का डीफॉस्फोराइलेशन करा देगा। एमएलसीपी क्या था, अभी इनएक्टिव फॉर्म में था। जैसे प्रोटीन काइनेज जी आया, प्रोटीन काइनेज जी ने क्या किया, एमएलसीपी का फॉस्फोराइलेशन करा दिया, मतलब किसको एक्टिवेट कर दिया, एक फॉस्फेटेज एंजाइम को एक्टिवेट करा दिया आपने, एक फॉस्फेटेज एंजाइम को एक्टिवेट करा दिया, मतलब वो डीफॉस्फोराइलेशन कराने का काम करेगा। किसका डीफॉस्फोराइलेशन कराएगा, मायोसिन लाइट चेन, मतलब लाइट चेन ऑफ मायोसिन, मायोसिन की लाइट चेन का डीफॉस्फोराइलेशन करा देगा। और यदि आपको मसल कॉन्ट्रैक्शन ध्यान है तो लाइट चेन का जब फॉस्फोराइलेशन होता है तभी क्रॉस ब्रीजिंग होती है, एटीपी पावर स्ट्रोक, कुछ याद आया तो आपको, एटीपी या पावर स्ट्रोक जनरेट होता है। एटीपी एक फॉस्फोराइलेशन कराता जाता है और उसका क्रॉस ब्रिजेस का फॉर्मेशन होता है और वो मूव करती जाती है, तो जिससे क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता जाता है। क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन हुआ, फिर उसने उसको खींचा, फिर अगेन क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन हुआ, फिर खींचा, फिर क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन हुआ, उसको फिर खींचा। तो इस केस में पीकेजी क्या करेगा, एमएलसीपी का फॉस्फोराइलेशन करा देगा। जैसे एमएलसीपी का फॉस्फोराइलेशन हो गया, फॉस्फेटेज एंजाइम एक्टिवेट हो गए, वो उस क्रॉस ब्रिज में फॉस्फोराइलेशन की जगह क्या कर देगा, डीफॉस्फोराइलेशन, उसके फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव कर देगा। तो क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन नहीं हुआ, क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन नहीं हुआ तो मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं हुआ, मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं हुआ तो ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो गया, मसल्स रिलैक्सेशन के लिए। तो अब आपको बेसिकली डिटेल में समझ आया कैसे प्रोटीन काइनेज जी मसल का रिलैक्सेशन कराएगा। ठीक है, तो ये था आपके बेसिकली एनओ सिग्नलिंग, नाइट्रिक ऑक्साइड सिग्नलिंग होती क्या है, स्मूथ। ये जो गॉनिल साइक्लेज होता है इसमें, ये सॉल्युबल गॉनिल साइक्लेज होता है, याद रखिए इसको एसजीसी के सॉल्युबल गॉनिल साइक्लेज के फॉर्म में भी पूछा सकता है। क्या होता है, सॉल्युबल गॉनिल साइक्लेज होता है जो क्या करेगा, बेसिकली आपके जीटीपी को साइक्लिक जीएमपी में कन्वर्ट करेगा। नाइट्रिक ऑक्साइड कैसी गैस होगी, अगर जनरली पूछा जाए तो हाइड्रोफिलिक और लाइपोफिलिक दोनों टाइप की गैस होगी, तभी तो ये इजीली मूव कर जाती है। हाइड्रोफिलिक और लाइपोफिलिक इट मीन्स वाटर सॉल्युबल भी होगी, लिपिड सॉल्युबल भी होगी, इसीलिए इजीली मूव करके किस में चली जाती है, स्मूथ मसल सेल्स में। तो आई होप आपको पूरा टॉपिक क्लियर होगा कि नाइट्रिक ऑक्साइड सिग्नलिंग होती कहाँ है,
कहाँ रोल प्ले करती है, ये इसका केवल एक रोल है मेजर प्लेयर्स कि कहाँ पे, इन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में। इसके अलावा भी ऐसा नहीं है कि केवल इसी में नाइट्रिक कंपाउंड इम्यूनोलॉजी में भी रोल प्ले करते हैं, प्लेटलेट एग्रीगेशंस में भी बेसिकली इनका रोल देखा गया है, डिफरेंट पाथवेज में भी इसका रोल देखा गया है। तो ये था आपकी नाइट्रिक ऑक्साइड सिग्नलिंग। कहीं पर भी आपको डाउट हो तो आप बिल्कुल मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।